नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बुधवार का दिन भारतीय बाजारों में आज शुरुआत कमजोरी के साथ हुई। थोड़ा सा कमबैक मार्केट ने ज़रूर दिया, थोड़ी रिकवरी आई। 100 अंकों के आसपास के ड्रॉप के साथ इंडेक्स बंद हुआ। लाइकवाइज सेंसेक्स, निफ्टी बैंक सब में रिकवरी ज़रूर आई, लेकिन निफ्टी बैंक में सबसे कम रिकवरी थी। फ्रंट लाइन इंडेक्स में ज़्यादा रिकवरी थी, फिर मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी रिकवरी थी। एक समय पर 1.5% के आसपास का ड्रॉप था निफ्टी बैंक मिड कैप इंडेक्स में, और 2% के आसपास का ड्रॉप था स्मॉल कैप इंडेक्स में। मिड कैप इंडेक्स रिकवर होकर करीब करीब 3/4% नीचे बंद हुआ है, ½ % नीचे बंद हुआ, और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 1% के आसपास के ड्रॉप के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। सो लोअर लेवल से मार्केट ने अच्छी रिकवरी दिखाई, और जो मेजरली एडवांस डिक्लाइन था उसमें शुरुआत में करीब करीब 300 शेयर एडवांसेस थे। 2100-2200 शेयर डिक्लाइन में आपको दिखाई पड़ेंगे। लास्ट तक आते आते ये नंबर में एक बढ़िया इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ा, जबकि एडवांस डिक्लाइन में एडवांसेस की संख्या जो है वो कहीं ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई पड़ी डिक्लाइन के कंपैरिजन में। लेकिन फिर भी मतलब डिक्लाइन तो ज़्यादा ही थे एंड ऑफ द डे भी, लेकिन जो सिचुएशन थी पहले कंपैरिजन में, जहाँ 300 एडवांसेस थे वो बढ़ के 700, 600, 700 एडवांसेस हो गए, और डिक्लाइन जहाँ पर 2100 थे वो घट के करीब 1800 के आसपास आ गए। सो चीज़ें बेटर तो हुई पहले से। आज परफॉर्म करने वालों में प्रेशर था ऑटो से। कल की तेज़ी के बाद मारुति की, आज मारुति तो सपोर्टिव था, लेकिन M&M के अंदर बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। वो प्राइस कट की बातचीत पर क्लैरिफिकेशन भी आया, लेकिन बहुत इम्पैक्ट रहा नहीं। इसके अलावा PSU में खरीदारी देखने को मिली। ITS थोड़ा बहुत प्रेशर के साथ कामकाज कर रहा था। ब्रॉडर मार्केट्स में स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज कल चल रही थी खाली, लेकिन कोई बहुत मेजर गेम चेंजर मार्केट में आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। सेलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर मूव था, वो स्टॉक्स के हिसाब से ही बाजार चलता हुआ दिखाई पड़ रहा था। स्लाइड कंट्रीब्यूशन था ये मारुति एंड बाकी स्टॉक्स का, लेकिन हैवी वेट में HDFC बैंक, ICICI, रिलायंस, इवन M&M, इनकी तरफ से एक हैवी प्रेशर आता दिखाई पड़ा। PSU बैंक 1.5% नीचे रहा, IT 1% के आसपास दबाव में रहा, मेटल में 1-1.5% के आसपास बिकवाली देखने को मिली। फार्मा में खरीदारी थी, 1/4% के आसपास की बढ़त वहाँ देखने को मिली। एडवांस डिक्लाइन आते थे 750 के आसपास एडवांस रहा, 1600-1700 के आसपास डिक्लाइन रहा, जो एक टाइम पर 2100 और 300 के रेशियो में था। तो चीज़ें बेटर हुई, लेकिन बैंक निफ्टी एक्सपायरी में खुले गैप डाउन, लेकिन लोअर लेवल से रिकवरी के साथ मार्केट्स कहीं जाके बंद होते हुए दिखाई पड़े। अब आज अर्निंग्स में एक डेल्टा कॉर्प की अर्निंग का इम्पैक्ट था। अब आने वाले अर्निंग में आज टाटा एल्क्सी की अर्निंग आएंगे अभी, और जो कल अर्निंग्स हैं उसमें आपको TCS इज़ द मेन, लेकिन वो कल शाम को आएगा, तो बहुत इम्पैक्ट शायद मार्केट आ रहा है। TCS नंबर से पहले आज बहुत टूटा भी है, बहुत म्यूटेड ग्रोथ की बातचीत है, इसीलिए शायद बाजार ने पहले उस पर रिएक्शन दे दिया। 3905 के आसपास वो कहीं जाके बंद हुआ है। सो वहाँ थोड़ा प्रेशर ऑलरेडी देखने को मिला है। तो खरीदारी थी आज FMCG, फार्मा, मेटल, PSU, जहाँ पर थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिली। प्रेशर था मेटल में, और PSU बैंक्स में, और ऑटो में, जहाँ पे मेजर दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ा। और कल है 11/12। अच्छा, वो एक ब्लॉक डील भी हुई आज। मैनकाइंड में एक ब्लॉक था, उसके बावजूद चला शेयर। ग्लैन में था, ग्लैन फार्ग में बाइंग थी, DVC में बाइंग थी, सिंजन में बाइंग थी, लुपिन में बाइंग थी। ये फार्मा में कुछ हद तक पार्टिसिपेशन था। एक कमेंट्री पॉजिटिव आई थी, तो महानगर गैस में कुछ हद तक खरीदारी देखने को मिली पॉजिटिव कमेंट्री के बीच में। बाकी अब न्यूज़ फ्लोज ही हैं जिनके बीच में बाजार अभी कामकाज कर रहा है, वो भी धीरे डल हो रहे हैं, फिर हम अर्निंग की तरफ बढ़ ही जाएंगे। सो उसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर रहे थे कुछ सवालों को लेकर। ITC 200 शेयर 420 रुपये के दाम पर। सिंह साहब, अगर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम का आपका होराइजन है तो इट्स वर्थ होल्डिंग। ऑब्वियसली एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है ये कोई ट्रेडिंग के लिए नहीं है। बहुत शायद आपको हाल फिलहाल में मूव ना भी मिले, एक दिन की तेज़ी, 2 दिन की तेज़ी आए, फिर फिजल आउट हो जाए, बट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम इट्स अ वेरी गुड कंपनी टू गो फॉर। अच्छी कंपनी है, समय दीजिएंगे तो डिविडेंड भी मिलेगा और अप्रिसिएशन भी आ ही जाएगा विद टाइम, तो आप बने रह सकते हैं, बट ओनली एंड ओनली अगर आपका नज़रिया लंबी अवधि का हो तो। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। सुमित सर, आज़ाद इंजीनियरिंग 1950 पे, एलिकॉन इंजीनियरिंग 1350 पे, 6 मंथ तक का व्यू है, और ऑल्सो जुपिटर, वैगन एंड एक्साइड, किस में ज़्यादा जूस अभी है? इन चारों में से किसी में नहीं बचा। 6 महीने के लिए तो कोई जूस नहीं है, क्योंकि आप ऑल टाइम हाई पे खड़े हो। मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर है। इनमें से सारे के सारे शेयर चले बहुत है। आज़ाद चला, एलिकॉन चला, एक्साइड भी बढ़िया चला, एंड जुपिटर वैगन तो बेइंतहा चला। इन सब के बावजूद आप 6 महीने के लिए खाली जा रहे हो, इनमें क्या ही मिलेगा आपको? और जाने के लिए आप किसी में भी चले जाओ, चारों में से ही, क्योंकि चारों ही इक्वली रिस्की हैं। बस स्टॉप लॉस आप चारों में रखना अपने साथ,
क्योंकि जब 6 महीने की बात आती है तो स्टॉप लॉस ज़रूरी काम आता है। तो QIP आने की बातचीत है इसमें, क्या नाम है, जुपिटर वैगन में फंड रेजिंग के लिए। और इंटरेस्टिंग पार्ट है कि ऑलरेडी एक फंड रेज हो चुका है, एक बार डाइल्यूशन हो चुका है, उसके बाद दोबारा हो रहा है। तो ये वैसे ही ये बहुत रिस्की टाइप का बेट है, लेकिन ठीक है, आपको समझ में आ रहा तो आप देख सकते हो। अगर आप लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए रखना चाहते हो तो आज़ाद इंजीनियरिंग इज़ गुड, आप आराम से रख सकते हो। एलिकॉन इज़ गुड, उसको भी आप रख सकते हो। थोड़ा बहुत एक्साइड नीचे मिले तो, या अमर राजा बैटरी नीचे मिले तो, बट अदरवाइज़ ये दोनों फिर भी बेटर है। बट ओनली एंड ओनली आपका नज़रिया 6 महीने से ज़्यादा होना चाहिए। छोटी अवधि के लिए इनमें शायद बहुत जूस बचाने हों। सर डिश टीवी के 1000 शेयर हैं, लॉस में हूँ, क्या करूँ? देखो ODP सर, ये जो बिज़नेस है, ये बिज़नेस भी और ये कंपनी भी बहुत नुकसान एक समय पर दे चुकी है। और मतलब अगर आप नहीं जानते तो वीडियोकॉन कंपनी को भी इन्होंने एक्वायर किया था, जो DTH बिज़नेस में एक बार कूद रही थी, और वो भी कंपनी NCLT में शायद चली गई, बर्बादी हो गई। एनीवेज, तो आप कहीं भी मोमेंटम लो और उसका फ़ायदा मिले निकल जाओ। ये तरह ही कंपनियों में आमतौर पे खबरों के बीच में चाल आती है, बुल मार्केट में स्टोरी गर्म होता है, उसके बाद चलना शुरू हो जाता है और फिर आप ट्रैप हो जाते हैं उसमें, अदरवाइज ऐसी सिचुएशन बनती है। सो बेटर इज़ कि आप थोड़ा थोड़ा कहीं तेज़ी मिले आप निकलने की कोशिश करो पहली प्रायोरिटी में, ये ज़्यादा बेटर है। अनटिल अनलेस नंबर सपोर्टिव ना हो। नंबर अगर आने लग जाए, प्रॉफिट में आ गई कंपनी, लगातार ग्रोथ आ रही नंबर्स में, तो आप बने रहिए, फिर कोई हार्म नहीं है। लेकिन वो नहीं है तो आप निकल जाइए। Sir, I'm accumulating Adani Energy Solution at 990 range for long term. I am willing to add more in any crash. मोहित सर देखो, हर सूरत में 740 आपका स्टॉप लॉस होगा। वर्स्ट केस में वही आपको बचाएगा। अगर आप वो रख कर एक्यूमुलेट कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं सिर्फ एक्यूमुलेट करूँगा, स्टॉप लॉस की कोई चीज़ नहीं है, तो फिर सॉरी है। 740 का स्टॉप लॉस आपको हर हाल में रखना पड़ेगा, क्योंकि वो इसका GQG का बाइंग का प्राइस था। सो एटलीस्ट उसको तो आप लेके चलो, और बाकी आप पोजीशन में ऐड कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बड़े कंसोलिडेशन फेज़ में है स्टॉक, ना टूटता है ना चलता है। रणनीति आपकी सही है, 990 के आसपास खरीदारी करते हो आप, सो ठीक है, एज ऑफ नाउ तो होल्ड करिए, बस स्टॉप लॉस को जरूर ध्यान रखिएगा। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। सर महाराष्ट्र सीमलेस 645 के भाव पे 350 शेयर हैं, होल्ड रखूं? और एस्टर डीएम 340 के भाव पे 200 शेयर हैं, क्या करूं? देखो, महाराष्ट्र सीमलेस तो आप होल्ड कर सकते हो, क्योंकि वैल्यू वाइज बेटर शेयर है। 7 या 8 के मल्टीपल पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, जो बाकी कंपनियों के कंपैरिजन में सस्ता ही है। रही बात आपकी एस्टर डीएम की, तो एस्टर डीएम के केस में सर वो स्पेशल डिविडेंड आया था कुछ, या कोई कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था यहाँ पे एक बारी, जो मुझे याद नहीं पड़ रहा है, मेरे ख्याल से डिविडेंड ही था। लेकिन उसके बाद ये शेयर रेंज में चला गया, कि वो एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन था जिसके लिए लोगों ने लिया था। वो एक्शन ख़त्म हो गया। अब स्टैंड लोन कारोबार क्या क्या बचा है इनके पास, उस कारोबार में से क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे नंबर में रिफ्लेक्ट होंगी, ये होने दीजिए, उसके बाद ज़्यादा बेटर आइडिया लगेगा। क्योंकि एक कारोबार जैसे नोवार्टिस है, नोवार्टिस कह रहा हूँ, सनोफी है या ये है, इनके कारोबार बिके हैं और जिसकी वजह से इन्होंने डिविडेंड दिया। सनोफी केस में डीमर्जर है। सो अब वो कारोबार जाने के बाद क्या बचा है इनके बिजनेस में, कितने नंबर आ रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, सो अभी कुछ भी कंपेरेबल नहीं होगा, तो कुछ भी कहना मुश्किल है। तो इसीलिए अभी एक बार को आप वेट कर लीजिए, ज़्यादा बेटर है। नंबर्स की डिटेल के बाद टिप्पणी करना ज़्यादा आसान आएगा इनमें। ओके जी, एक्साइड किस भाव पर ले सकते हैं? चतुर्वेदी परिवार साहब, चला हुआ है बहुत, थोड़ा नीचे मिल जाए ज़्यादा बेटर है। अभी के लिए आउट राइटली इसमें एंटर करना है कोई औचित्य नहीं है। अमर राजा सीम्स बेटर, बट वो भी बहुत चला हुआ है। कहीं नीचे मिल जाए तो आप एक बार को देख सकते हो उसको। बट बैटरी स्पेस सडनली फेवरेट हो गया, जो इतने समय से आउट ऑफ फ्लेवर रहा है। सो अभी के लिए एटलीस्ट थोड़ा वेट कर लो, नीचे मिल जाए आप एंटर कर जाना। वैसे ही बाजार में थोड़ा थोड़ा हल्का होना शुरू हुआ है, कहीं ये गिरावट एक्सटेंड हो गई, कोई खबर आ गई, कोई ट्रिगर बन गया, बिकवाली बढ़ गई, तो मिल ही जाएंगे मौके आपको। हाउ टू फाइंड स्टॉक्स विच आर नियर देयर बुक वैल्यू ऑन स्क्रीनर लाइक मैथन, टाटा केमिकल? अरे सर, एक एक करके ही देखना पड़ेगा आपको। मतलब जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं एक ही करके देखता हूँ। अब एक साथ आप किसी किसी स्क्रीनर या शायद किसी सॉफ्टवेयर पे आप उनसे सर्विस ले लो तो बात अलग है, वो भेज दें आपको। तो मैंने तो ऐसा कुछ लिया नहीं है, मैं तो हमेशा इंडिविजुअली देख देख के पढ़ता हूँ। जैसे टाटा इन्वेस्टमेंट पढ़ा था पहले, वो भाग गया। टाटा केमिकल पढ़ा। आमतौर पे जिनमें इन्वेस्टमेंट वैल्यू ज़्यादा होती है वो चलते हैं, उनमें बुक वैल्यू अच्छी होती है। बैंक सारे आपको दिखाई पड़ेंगे बुक वैल्यू के इर्द गिर्द, सारे PSU बैंक्स हैं, उनको आप देख सकते हो। एक एसेट हैवी कंपनीज जो होंगी उनकी बुक वैल्यू के नीचे आएंगे वो, या आसपास होंगे वो। तो उस तरह की कंपनियों को आइडेंटिफाई करिए, और वो इंडिविजुअली मिलेगा आपको। कोई ऐसा इनके लिए रेडीमेड कस्टमाइज सॉफ्टवेयर नहीं है।
हेलो सर, योर गाइडेंस इज ग्रेट टुडे। M&M 2790, इज इट गुड बाय एंड व्हाट हैपेंड टू PSU बैंक्स, व्हाई इट इज फॉलिंग? देखो स्वामिली जी, PSU बैंक्स में मुझे तो पहले ही कभी समझ में नहीं आई कि मैं चाल आई क्यों थी। सस्ते वैल्यूएशन हैं उनमें और वो आज भी हैं, ऐसा नहीं कि बहुत महंगे हो गए हैं। अभी भी बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, इंडियन बैंक इनफैक्ट बहुत सस्ता है, लेकिन वो ग्रोथ के पार्ट को देख के बाजार नहीं चलाता था उन्हें। अब सडनली उस पर ग्रोथ दिखने लग गई बाजार को, तो चलने लग गया। तो अगर आप हो तो बने रहो, वेट कर लो, शायद दोबारा एक राउंड ऑफ बाइंग आएगी तो फिर चल पड़ेंगे लोग। रही बात M&M की, तो सर मैम मैं ये मानता हूँ कि किसी भी इंडेक्स के स्टॉक में, निफ्टी 50 का स्टॉक जो कि अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, उसमें अगर कभी भी 5-7% की गिरावट आती है तो आप हमेशा ऐड करो उसे। बड़ी क्वांटिटी में मत करो, बट छोटी छोटी क्वांटिटी में ऐड करते रहो उसे। से आज M&M 7% टूटा, यू शुड सिंपली ऐड 10 शेयर ले लिए, 5 शेयर ले लिए, 20 शेयर ले लिए, एज पर योर ओन एपेटाइट। फिर कल को क्या होगा, मैक्सिमम यहाँ से M&M और एक 5% डिप दिखा देगा, ठीक है 5% और ले लो, या 5 शेयर 10 शेयर और ले लो। विद टाइम यू कीप ऑन बाइंग। क्यों? देखिए क्या हुआ M&M में, क्योंकि उन्होंने 2.5 लाख रुपए गाड़ियों के दाम घटाए, जिस पे उन्होंने क्लेरिफाई भी किया कि दाम घटे इसलिए क्योंकि डिमांड में इशू नहीं है, डिमांड सही है, बट वो यूपी वाले इंसिडेंट से कोई लेना देना नहीं उनका। उन्होंने बस दाम घटा दी कि 3rd एनिवर्सरी है उस प्रोडक्ट की है, ऐसा कुछ, सो इसलिए घटा दिया। तो आज अगर घटाया तो कल बढ़ा भी सकता है ना। घटाने में 5% नीचे आ गया, बढ़ाने में नहीं बढ़ा, या 2-4 आपने एक्यूमुलेट कर लिया और तब शेयर का दाम हुआ 3,000 रुपये, तब उन्होंने कहा कि हमने दाम बढ़ा दिया और शेयर 5% चल गया, तो आप क्या करोगे? इसीलिए ऐसा कोई फॉल मिले जो नंबर्स पे बहुत इम्पैक्ट ना करे स्ट्रक्चरली, उसको आप आराम से ऐड करने के लिए यूज़ करो। 1 ऐसी सिचुएशन एशियन पेंट्स में भी आई होगी। ज़्यादा आप लोगों को बिरला आ रहा है, बिरला वापस आ रहा है, बिरला आ जाएगा, बिरला आ जाएगा, ग्रासिम आ रहा है, ग्रासिम आ रहा है, ख़त्म कर देगा, ख़त्म कर देगा। 3,000 रुपया आज एशियन पेंट्स का दाम है। 2700 रुपये से 3,000 रुपये को अगर आप मोटा मोटा समझेंगे तो 300 रुपये की चाल आती है। 10% 12% मूव आ चुका है। सो 12% मिल ही गया ना इस पैनिक में। कल को अगर बिरला आ जाएगा, नंबर्स आएंगे, रिफ्लेक्शन होगा, एशियन पेंट भी खाली तो बैठेगा नहीं, कुछ तो वो भी करेगा ना। आज भी 42% मार्केट शेयर कमांड कर ही रहा है ना। सो दे वर लीडर, दे आर लीडर एंड दे विल बी लीडर इफ़ दे नो हाउ टू बी अ लीडर। सो उन पे भरोसा ना करके 3 लाख करोड़ की कंपनी पे हम भरोसा कर रहे हैं, जो कंपनी आने वाली है उस पर। एनीवेज, लेकिन वो चॉइसेस है हमारी, मार्केट है, मार्केट ऐसी काम करता है। सो अभी के लिए आप एटलीस्ट अगर कोई ऐसे बड़े ड्रॉप मिलते हैं तो उनका फ़ायदा उठाइए इन्वेस्टमेंट के लिए, ऑब्वियसली अच्छी कंपनियों में। ये 2 केविएट भी है, अच्छी कंपनियां और इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग के लिए नहीं, ट्रेडिंग में कुछ नहीं हुआ जिसमें। सो ऐसा मत सोचिए, इन्वेस्टमेंट के लिए आप आराम से उसे ले सकते हैं। ओके, 2 मिनट एनालिसिस ऑन अदानी ग्रुप। इट इज़ अ ग्रुप, इस पर 2 मिनट बात करना इज़ मतलब पॉसिबल ही नहीं है। और 2 मिनट आप, क्योंकि रोज़ ही अदानी पूछते हो, आपने ही सारी सैलरी अदानी में डाली थी। सो आई कैन नॉट स्पेयर समबडीज टाइम ऑन अदानी ग्रुप। अदानी में आपने क्या लिया है उस पर डिपेंड करता है। ओके सर, शुड आई बाय मोर पॉलीकैब, इट इज़ गोइंग डाउन। देखो सिंह साहब, अभी नहीं, थोड़ा स्टेबलाइज होने दो। कोई भी स्टॉक जब किसी रीज़न से गिरना शुरू करे, 2 इन्वेस्टमेंट ग्रेड है, ऐसा कुछ नहीं है। या तो आप बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी में लेते चल रहे हो, जैसा हुआ M&M के केस में, लेकिन क्योंकि यहाँ प्रमोटर की सेलिंग है, यहाँ केस M&M का कोई स्ट्रक्चरल इशू नहीं है, यहाँ प्रमोटर ने माल बेचा है पॉलीकैब में। जब प्रमोटर माल बेच रहा है तो थोड़ा स्टेबल होने का वेट कर लीजिए। जहाँ पर स्टेबल हो जाए शेयर, वहाँ पर ऐड करना शुरू कर दीजिए। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, समय लगेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी तेज़ी दिखाने के बाद अब ये नीचे आ रहा है, तो थोड़ा समय कंसोलिडेट करेगा, उसका इस्तेमाल करके आप एंटर कर लीजिए। कोई पिक्चर छूटी नहीं जा रही है आपकी। या फिर आप इस पर वो लेवल को ध्यान रखिएगा जिस लेवल से ये चलना शुरू हुआ था, उसके इर्द गिर्द जहाँ पर मिलना शुरू है वहाँ एंटर कर लीजिए। या आप छोटी छोटी क्वांटिटी में ऐड करते चलिए, मतलब 2 शेयर, 1 शेयर, 5 शेयर, ऐसे करके आप ऐड करिए। वो डिपेंड करता है आपका होराइजन कितना और आप कितनी लंबी क्वांटिटी चाह रहे हैं, उसके हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। WPI लॉन्ग टर्म के लिए वर्थ होल्डिंग है सर, अच्छी कंपनी है इनफैक्ट। थैंक यू फॉर योर एडवाइस एज ऑलवेज। थैंक यू इंद्रनील सर। कैन वी एक्यूमुलेट पूनावाला, फिनकॉप एंड फॉल एंड BSE फॉर मिड टू लॉन्ग टर्म? देखो पूनावाला के केस में वो भी अगेन वो मैग्मा के एक्विजिशन के बाद से एक तरफा चला है, और HDFC का बोर्ड आने के बाद चीज़ें बेटर भी हुई हैं, तो चला तो बहुत है। ये और CG पावर एक ही साथ चढ़े थे टर्न अराउंड स्टोरी में। सो एक बड़ी तेज़ी तो दिखाई चुका है। सो अभी के लिए थोड़ा कूल ऑफ होने का वेट करिए, लाइक वाइज इन BSE एज वेल। ये थोड़ा कूल ऑफ हो जाए फिर एंटर करिएगा, बट आउट राइटली एंटर करना थोड़ा सा एक बार को रिस्की हो सकता है।
सो NBFC में अच्छे नाम अवेलेबल हैं, उनको आप देख सकते हो। BSE सीम्स बेटर, लेकिन अगेन BSE में भी इजी स्लो वे में आप एक्यूमुलेट करिए, ज़्यादा बेटर है। एक बार में जंप करके भी माल लेने लायक सिचुएशन है नहीं किसी की भी। किसी स्टॉक को लेने से पहले RSI और MACD को देखना ज़रूरी होता है। यदि दोनों ऊपर हो, हमने बाय कर लिया है, भले ही लॉन्ग टर्म के लिए हो, उसमें ऊपर फंस सकते हैं। पता नहीं सिंह साहब, आप मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ नहीं, MACD एंड RSI जितनी जानकारी मेरे पास है नहीं, सो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आई ऑलवेज ट्रैक फंडामेंटल्स, सो टेक्निकल के लिए आप किसी ज़्यादा समझदार आदमी से बात कर सकते हैं। मेरे पास इतनी समझ है नहीं इसको लेके। आई ऑलवेज सी नंबर्स, और मेरा ही मानना है जब तक नंबर्स किसी के सपोर्टिव हैं तो चार्ट्स बनते रहेंगे। मतलब ऐसे बहुत सारे चार्ट्स मारुति के टूटे थे जिस दिन उसने 4400 बनाया था, और आज उन्हीं चार्ट्स में सब में ब्रेकआउट है। सो नंबर्स को फॉलो करता है स्टॉक मेरी समझ में। टेक्निकल आर इम्पॉर्टेंट, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, बट फॉर शॉर्ट एंड मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए भी होता होगा, बट मेरी समझदारी है, मेरी जानकारी में नहीं है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और सीख लिया और पढ़ लिया तो ज़रूर इस पर बात करेंगे आगे। आज M&M 5 लिया और गिरेगा 5 और लूँगा लॉन्ग टर्म के लिए। सही है सर गुप्ता साहब, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ऐसे टाइप की शेयरों में ऐसे बड़े फॉल्स में मतलब एक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। NSE 500 के लिए, इनफैक्ट NSE 100 के लिए, सॉरी, ये लगती है कि NSE 100 के स्टॉक्स में अगर किसी भी स्टॉक में एक बड़ा ड्रॉप देखते हो आप 5 से लेकर 10% का, तो उसको हमेशा एक्यूमुलेट करने के लिए इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए। NSE 100 इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें आमतौर पर सारी अच्छी कंपनियाँ होती हैं, बट कुछ कंपनियाँ उसमें भी आमतौर में अच्छी नहीं होती हैं। इसलिए जैसे निफ्टी 50 में UPL भी था, लेकिन UPL में ये रूल एप्लीकेबल नहीं है कि वहाँ लॉस मेकिंग है वो कंपनी। सो इसीलिए कोई अच्छी प्रॉफिट मेकिंग बढ़िया कंपनी है, SBI, ICICI, HDFC बैंक, M&M, इनमें कभी बड़े बड़े फॉल आप देख रहे हो तो आप इसका इस्तेमाल आराम से कर सकते हो एक्यूमुलेट करने के लिए लॉन्ग टर्म में, बिकॉज द पॉसिबिलिटी ऑफ गोइंग डाउन इज़ देयर, बट विल कमिंग बैक इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये उतनी जल्दी वापस भी आ जाएंगे जितनी जल्दी नीचे गए थे। सो अब कल है TCS का दिन, मान ली कल TCS के अर्निंग्स हैं, परसों TCS में ऐसा कुछ मिल जाता है आपको तो मौका ही आपके लिए, अदरवाइज या TCS में नहीं मिलता तो किसी और में मिल जाएगा, तो वो इन्फोसिस आएगा उसके बाद उसको देख लीजिएगा। ये तो आमतौर पे इतने नंबर्स के आसपास चलते ही हैं, सो वो आपको मौका दे देंगे उस टाइम पर। ईजी ट्रिप 1400 शेयर लिए हैं 45 के भाव पर, IDFC फर्स्ट 83 के भाव पर। IDFC तो होल्ड कर सकते हो विकास जी, लेकिन ईजी ट्रिप में मेरे ख्याल से प्रमोटर माल बेच रहा है, और प्रमोटर ने अच्छा खासा माल बेचा है। अब वो कहाँ पर बेचा है वो एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना, मैं भी अभी कुछ करूँगा उसके ऊपर, लेट्स सी। लेकिन जहाँ प्रमोटर की सेलिंग है वहाँ थोड़ा सा आप स्केप करिए उन स्टॉक्स को, ज़्यादा बेटर है आउटराइटली उनमें खरीदारी करने से। नायका अहेड ऑफ पॉसिबल इनकम टैक्स रिलीफ एंड व्यूज ऑन एलीट डिजिटली IPO आफ्टर लिस्टिंग। आए तो वेट फॉर लिस्टिंग के बाद नंबर्स, क्योंकि ऑलरेडी एक बढ़िया तेज़ी लिस्टिंग गेन में दिखाई चुका है जो दिखानी थी इसे। और अब रही बात नायका की, तो नायका के वैल्यूएशन तो एक बार देख लीजिए, शायद 1000 का मल्टीपल है उसमें, क्योंकि वो बहुत छोटी EPS पे ऑलरेडी काम कर रहा है और लगातार नंबर इंप्रूव होने के बावजूद उसकी वैल्यूएशन 1000 के ऊपर है। सो अभी तो महंगा ही है शेयर बहुत। अब ठीक है, बाजार इस समय कुछ भी देख नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं ना कुछ भी ले लेंगे। सो थोड़ा सा सस्ता मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन वैल्यूएशन महंगे हैं अभी के लिए। तो आप नंबर्स तो यही बोल रहे हैं, रेस्ट मतलब मैं क्या ही बोलूँ। डिफेंस स्टॉक की बास्केट ली थी, 300% का प्रॉफिट हो रहा है, कैन आई टेक प्रॉफिट और वेट? बॉबी साहब देखो, एक लॉजिक ये कहता है कि 1/3 हिस्सा बेच दो तो कॉस्ट निकल आई आपकी, और ज़्यादा आपको लग रहा है तो 150% बेच दो, यानी कॉस्ट भी निकाल ली 100% के अलावा, और मतलब 300% है ना, तो 1/3 हिस्सा बेचोगे तो कॉस्ट आ जाएगी। 1/3 से ज़्यादा हिस्सा बेच दिया, आधा हिस्सा बेच दिया, तो प्रॉफिट प्लस स्टॉक दोनों आ गए आपके बाहर। उसके बाद आपका बचा हुआ जो भी है 150%, उनको आप थ्रू आउट लाइफ के लिए छोड़ दो, जिनमें भी आपके पास सब्सटेंशियल क्वांटिटी होगी। अब वो स्टॉक स्पेसिफिक आप अपने हिसाब से तय कर लो, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये कहता है कि आप 300% प्रॉफिट में 280% प्रॉफिट जहाँ पर है आपका, वहाँ का स्टॉप लॉस लगा लो। अगर वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, सारे ख़त्म हो जाएंगे। सो ये भी दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका ये कहता है कि आप अपना जो कैपिटल और प्रॉफिट निकालने के बाद डिविडेंड आए, उनसे वापस इनको प्लो करते रहना, धीरे धीरे वो प्रॉफिट फिर 300% हो जाएगा विद टाइम। सो तरीके सारे ही हैं, अब तय आपको करना है। इतनी बड़ी तेज़ी के बाद कहीं तो प्रॉफिट लेना बनता है। मतलब जो स्मार्ट लोग जिन्होंने पहले PSU में पैसा डाला था वो तो निकाल रहे हैं, निकाल चुके भी हैं, निकाल रहे भी हैं। बाकी आप मतलब मे बी यू विल गेट राइट और ही इज़ गोइंग टू गेट रॉन्ग, ये मुझे नहीं पता, लेकिन बेटर इज़ कि जब सामने रखी हुई टेबल पे कोई चीज़ है तो आपको, और अच्छे गेन के साथ है,
तो थोड़ा ले लेने में कोई बुराई होती नहीं है, क्योंकि पेपर में बना करोड़पति नहीं होता। एक्चुअल में अकाउंट में पैसा आना चाहिए, तभी करोड़पति बनोगे ना आप। सो पेपर में तो आप नोशनल गेन और लॉस रोज ही देखते हो। सो बेटर इज़ कि थोड़ा सा निकालने में कोई औचित्य में कोई बुराई नहीं है। एक 300% इज़ नॉट अ स्मॉल गेन, और बाज़ार 8-10% ही देता है आज, आमतौर पे 15% ही देता है, और आप 20 टाइम्स मोर देन दैट, तो आप अकॉर्डिंगली कॉल ले लो अपनी। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। और कितना समय हो गया? ओह, समय बहुत हो गया, सॉरी, समय हो गया। अब आप लोगों से बाकी बातें करेंगे हम 5:30 बजे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। और CNBC आवाज़ के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पेजेस पे आप जुड़ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। और बाकी आप लोगों से मुलाकात करते हैं थोड़ी देर बाद। आप अदरवाइज़ मुझसे जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, ये मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।